स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेस द एग्ज़ाम। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी तथा बिहार से रिलेटेड अधिकतम एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। अजातशत्रु जैसा हम जानते हैं कि वन ऑफ द फेमस किंग हैं बिहार से। तो अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे। जो फर्स्ट ऑप्शन जो है हर्यक वंश के शासक थे और हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंदुसार माने जाते हैं और बिंदुसार के पुत्र अजातशत्रु थे, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है पाटलिपुत्रा, दूसरा राजगिरी, तीसरा बोधगया और चौथा वैशाली। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि शिशुनाग जो था वो नागवंश का संस्थापक था और हमेशा की तरह जो मगध की जो राजधानी होती थी या तो राजगिरी हुआ करती थी या पाटलिपुत्रा, लेकिन शिशुनाग ने अपनी राजधानी इन दोनों जगहों से अलग वैशाली में बनाई थी। सो इसका आंसर जो होगा वो 4 नंबर वैशाली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। वन ऑफ द सेलिब्रेटेड फॉरेन अकाउंटेंट माने जाते हैं मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हालांकि ये पहले इंडो ग्रीक फिलोसफर थे जो आए थे मौर्य दरबार में, और ये भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर जो थे वो सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के वन ऑफ द सेनापति थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हरा दिए गए, और हार जाने के बाद मेगास्थनीज और ढेर सारी टेरिटरी जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने वापस दी थी। चौथा है कि चिरांद किस युग के पुरातत्व मिले हैं। चिरांद में किस युग के पुरातत्व मिले हैं। चिरांद बिहार में एक जगह है, ये छपरा से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा, काफ़ी फेमस जगह है। कुछ साल पहले तक यहाँ पे खुदाई चलती रही है और यहाँ पे बहुत सारे युग के वैसे पुरातत्व मिले हैं, लेकिन जो सबसे कन्विंसिंग अभी तक जो माना गया है वो है कि यहाँ पे नवपाषाण युग के पुरातत्व मिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि हम सभी ने सुना है कि 16 महाजनपद थे 600 बीसी के आसपास। तो इसमें पूछा गया है कि किस ग्रंथ से हमें ये पता चलता है कि 16 ईस्वी के आसपास जो 16 महाजनपद थे। तो चार ऑप्शन जो है, पहला है देववंदन, दूसरा है अंगुत्तर निकाय, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है अभिधम्ब सूत्र। अभिधम्ब सूत्र जैसे आप जानते होंगे अशोका ने तृतीय बुद्ध संगीति में कंपाइलेशन कराया था इसका। ऋग्वेद बहुत पहले का लिखा हुआ है, यानी 600 से बहुत पहले का लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। ये दोनों जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों 600 के आसपास लिखे गए थे, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है अंगुत्तर निकाय, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एक, और इसी में हमें पता चलता है कि 600 के आसपास 16 महाजनपद थे। छठा क्वेश्चन है कि भगवान महावीर किस कुल से संबंध रखते थे। तो सबको पता होगा कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। तो वैशाली उस समय जो था वो राजधानी थी। वज्जी जो कन्फेडरेशन थी, एक रिपब्लिक कन्फेडरेशन थी, वहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ। और वज्जी कन्फेडरेशन में कई जो कुल थे, डायनेस्टी थे, वो एक साथ रूल करते थे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, लेकिन भगवान महावीर जो थे वो बिलोंग करते थे जंत्रिका डायनेस्टी से। हालांकि लिच्छवी भी उसी का एक पार्ट था, और लिच्छवी को लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, जंत्रिका को लोग कम जानते हैं, लेकिन भगवान महावीर जंत्रिका से रिलेटेड थे। उसके बाद है कि मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने किस वंश के शासन का वर्णन किया। आपको याद होगा कि मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है लगभग 350
एडी में, यानी जिस समय गुप्ता काल था उस समय विशाखदत्त ने ये बुक लिखी थी मुद्रा राक्षस, और काफ़ी सेलिब्रेटेड बुक है, काफ़ी फेमस बुक है। इस बुक में उन्होंने बहुत ही सेलिब्रेटेड डायनेस्टी जो है वो है मौर्य डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से चंद्रगुप्त ने धनानंद को हरा कर मौर्य वंश की स्थापना की। 8वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वेद गंगा घाटी में नहीं लिखा गया। आप सभी को पता होगा कि आर्यन लगभग 1000 BC के आसपास उन्होंने गंगा के तरफ आना शुरू कर दिया था, यानी जो ईस्टर्न यूपी बिहार वाले जो इलाके हैं उस तरफ आना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो जो ऋग्वेदिक एज है वो ख़त्म हो चुका था, यानी ऋग्वेद ऑलरेडी लिखा जा चुका था उससे पहले ही। बाकी 3 वेद जो हैं, ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों गंगा घाटी में आने के बाद लिखे गए हैं, जबकि ऋग्वेद जो है वो पंजाब एरिया में जब आर्यंस थे उसी समय इसको लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। 9वां है, इनमें से कौन सी भाषा मगध क्षेत्र में प्रचलित नहीं थी। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध और महावीर और मगध के शासकों ने उस समय की भाषाओं को काफ़ी प्रबल बना दिया था, और मगध की जो भाषा थी वो पूरे सब कॉन्टिनेंट की भाषा थी, जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती थी। तो अब इसमें पूछा गया कौन सी भाषा प्रचलित नहीं थी। तो जहाँ तक पता होगा कि पाली भाषा और प्राकृत भाषा, पाली भाषा जो बुद्ध के द्वारा यूज की गई, प्राकृत भाषा महावीर के द्वारा यूज की गई, ये दोनों भाषाएं मगध क्षेत्र में बोली जाती थी। संस्कृत भी ये भाषाएं जो थी वो मगध में बोली जाती थी। हालांकि संस्कृत बहुत कम लोगों के द्वारा ही बोली जाती थी, लेकिन बोली जाती थी। लेकिन ग्रीक एक ऐसी भाषा थी जो उन दिनों मगध क्षेत्र में प्रचलित नहीं थी। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो अफ़गानिस्तान और उसके ऊपर का इलाका है, उस समय ग्रीकों का शासन था, इंडो ग्रीक का शासन था, तो उनके द्वारा ये भाषा यूज की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा उसका आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है कि गोत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है। गोत्र का वर्णन, गोत्र जो था वो काफ़ी बाद एक डेवलप हुआ है, और जब ये कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया उसके बाद गोत्र का सिस्टम आया, और इसका वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। उसके पहले वाले वेद में कहीं भी गोत्र की चर्चा नहीं की गई है। 11वां क्वेश्चन है कि वात्स्यायन जिन्होंने कामसूत्रा लिखा किस नगर के रहने वाले थे। आपको पता होगा कि कामसूत्र जो है वो दुनिया की सबसे फेमस बुक है अभी तक में, जितनी भी बुक लिखी गई सबसे फेमस बुक जो है वो कामसूत्र है, और इसको लिखने वाले थे वात्स्यायन, उनका नाम भी याद रखिएगा। और जो वात्स्यायन थे वो पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, यानी मगध की राजधानी में रहने वाले थे, और लगभग 300 BC के आसपास ये बुक लिखा गया था। उसके बाद है जातक कहानियाँ किस धर्म से संबंधित हैं। तो जातक कहानी आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों यानी बोधिसत्व के डिफरेंट लाइफ के बारे में ये बताया गया है, कि इसलिए बोधिसत्व यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, इसलिए ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और जातक कहानियों का यूज जो है वो हमारे बहुत सारे जो बनाए गए हैं शिल्प और स्तूपा जो बनाए गए हैं उनमें इन कहानियों का लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि राठ मूसल एवं महासिलिकांत जैसे हथियार का निर्माण किसने कराया। ये दोनों आप नए नाम हैं, लेकिन आप याद कीजिएगा बाहुबली मूवी, जहाँ पे भल्लाल देव का जो एक गाड़ी रहता है जिसके आसपास एक तलवार घूमती रहती है, और ये मास डिस्ट्रक्शन के काम आती है, युद्ध में काम आने वाली ये दोनों हैं। तो इस दोनों का असली किंग जो थे भल्लाल देव, वो तो खैर बहुत बाद की कहानी है और उसमें था या नहीं था ये पता नहीं, लेकिन जो असली कहानी में जो यूज हुआ है वो अजातशत्रु ने कराया था जब उनका युद्ध हुआ था वज्जी किंगडम से। वज्जी किंगडम काफ़ी स्ट्रांग था, इसलिए काफ़ी पसीना बहाना पड़ा था अजातशत्रु, लगभग 16 साल लग गए थे कि वज्जी को हराने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महाद्वीप पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। तो पहला विदेशी बहुत लोग समझते हैं कि शायद अलेक्जेंडर होगा। 4 जो ऑप्शन दिए हैं डेरियस, अलेक्जेंडर, साइरस एंड सेरेकस,
ये चौथा नंबर जो है सेरेकस 300 मूवी आपने देखी होगी, वहाँ पे जो फारस का जो किंग रहता है वो सेरेकस रहता है, अगर आपको याद हो। तो अलेक्जेंडर काफ़ी बाद में आया था, लेकिन सबसे पहला जो आक्रमणकारी जो था वो भारतीय महाद्वीप पे आक्रमणकारी था वो था डेरियस, जो पर्शियन अम्पायर का किंग था। डेरियस उसने लगभग 530 ईस्वी के आसपास भारत के हिंदू कुश जो अभी अभी जो अफगानिस्तान का इलाका है, उन इलाकों पे उसमें उसने आक्रमण किया था। हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि साइरस ने भी हिंदू कुश पर्वत के आक्रमण किया था, लेकिन उस समय वो लगभग ईरान और सेंट्रल एशियन पार्ट पे ही आक्रमण किया था। डेरियस इसका आंसर होगा। 15वां है कि 5 पहाड़ियों से घिरा कौन सी राजधानी थी। मगध से, चूँकि हम बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें 5 पहाड़ियों से घिरी जो राजधानी थी वो राजगिरी थी, और इसी कारण ये बहुत सेफ माना जाता था, और बहुत सारे जो राजा थे उस समय उन्होंने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि बाद में वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर गए थे। फिर है कि मौर्यों का राजप्रसाद किस वस्तु से निर्मित था। राजप्रसाद मतलब जो उनका महल था मौर्यों का, वो किससे निर्मित था। तो इसका जो आंसर होगा, मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, पाषाण से, ईंटों से, लकड़ी एवं पाषाण से, मिट्टी से। तो सही आंसर जो होगा वो लकड़ी एवं पाषाण ये यूज़ किया गया था। लगभग 2 मंजिला या 3 मंजिला काफ़ी विशाल राजप्रसाद हुआ करता था, लेकिन मोस्टली ये लकड़ी से बना हुआ था। उसके बाद है 17वां कि बलि साधक मौर्य व्यवस्था में क्या थे। बाली साधक एक्चुअली होना चाहिए, बलि साधक नहीं। बाली साधक मौर्य व्यवस्था में क्या थे। तो बलि जो था वो एक तरीके का कर हुआ करता था जो जनता राजा को देती थी, और बाली साधक मतलब उस बाली को प्राप्त करने वाले थे, यानी एक तरह का कर वसूलने वाले जो थे वो मौर्य व्यवस्था में बाली साधक के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बौद्ध धर्म से जुड़ा ग्रंथ नहीं है। तो बौद्ध धर्म से 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं, सुत्त पिटका, दीघा निकाय, कथावथु, अगम। तो सुत्त पिटका आप जानते होंगे त्रिपिटका का भाग है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। दीघा निकाय भी सुत्त पिटका का ही एक भाग है जो वो भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कथावथु जो है वो अभिदम्ब पिताका जो है उसका एक पार्ट है जो अशोका ने कंपाइल करा था। लेकिन जो अगम है ये जैन धर्म से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगम। 19वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महाजनपद महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो इसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, और इसका मतलब है कि इसमें कौन सा जो जनपद, जो 4 जनपद दिए हुए हैं ऑप्शंस में, जो महात्मा बुद्ध वहाँ पे नहीं जाते थे या फिर बहुत कम उनसे रिलेटेड है। अवंती, गांधार, कौशल, मगध। मगध में उन्होंने काफ़ी समय बिताया है, सबसे ज़्यादा मगध में बिताया है। कौशल उनकी नानी का घर हुआ करता था, तो ऑब्वियसली वहाँ पे गए ही होंगे। अवंती जो था वो भी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, लेकिन एक गंधार जो है जो बहुत ऊपर है, अफगानिस्तान में है अभी गंधार, वहाँ पे महात्मा बुद्ध बहुत कम गए थे या लगभग ना के बराबर, इसलिए ये रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधार, ये ऑप्शन 2। उसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और ये है कि मगध के सर्वशक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप जानते हैं कि कोई एक कारण किसी के पीछे नहीं रहता। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं कि लौह का पाया जाना, व्यापार एवं सामाजिक विकास, दूरदर्शी राजा एवं लचीला समाज, उपर्युक्त सभी। तो लौह का पाया जाना जरूर, झारखंड में अभी भी लौह पाया जाता है, उस समय भी लौह की मात्रा में पाई जाती थी, तो हथियार बनाने के काफ़ी काम आए थे। लौह का यूज़ काफ़ी व्यापार को भी बढ़ाने में काम आया था। व्यापार एवं सामाजिक विकास, बिल्कुल समाज ऑर्थोडॉक्स समाज नहीं था, जो दूसरे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सोसाइटी, और इसी कारण था कि मगध में उसमें ब्राह्मणिकल जो धर्म था बहुत कम था, जैन और बुद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, और इसी कारण व्यापार भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। दूरदर्शी राजा, लचीला समाज, मैंने आपको पहले बताया ऑर्थोडॉक्स समाज नहीं था। दूरदर्शी राजा मतलब बहुत अच्छे अच्छे राजा भी हुए, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सब एक कारण थे कि मगध के सर्वशक्तिशाली होने का।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो 4 उपर्युक्त सभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप में से कितनों ने कितने आंसर इसके सही किए हैं। धन्यवाद।